नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। आज दो बड़े अजीम, यादगार और मुतबर्रक दिन हैं। एक आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्ने मरियम अलैहिमुस्सलाम के हवाले से हम क्रिसमस मना रहे हैं। मैंने जब ये कहा कि हम, तो इससे मुराद ये है कि हम पाकिस्तानी, जिसमें पाकिस्तान की मसीही बरादरी भी शामिल है और हम मुसलमान भी शामिल हैं। उसकी वजह ये है कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर मानते हैं। उनकी जो विलादत है उसको एक मुअज्ज़ा समझते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाले से कुरान पाक में बहुत सारी आयात मौजूद हैं और उनकी वालिदा मोहतरमा का नाम लेकर कुरान में एक सूरत मौजूद है। तो इस हवाले से आज उनकी ईद मिलादुल मसीह इब्ने मरियम मनाई जा रही है। मसीही भाइयों को क्रिसमस मुबारक हो। और नाज़रीन, मसीही बरादरी पाकिस्तान की एक अहम बरादरी है और पाकिस्तान बनाने में और उसके बाद पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में, उसकी तामीर व तरक्की में हमारे मसीही भाइयों का बहुत बड़ा हाथ है। तो दूसरा, आज का दिन बर्रे सगीर पाको हिंद के मुसलमानों का एक अनडिस्प्यूटेड लीडर, जिसे तारीख कायदे आज़म के नाम से जानती है, मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत है। तो इस वाले से भी आज का दिन मुबारक है। फिर आज हम जो मौज़ूआत डिस्कस करेंगे उनमें एक अहम मौजू जो बैनुल अक़वामी तौर पर भी डिस्कस हो रहा है और पाकिस्तान में भी हो रहा है, वो ये है कि एक पीटीआई के मारूफ, यानी अगर आपने पीटीआई के किसी बंदे की नज़रिए की मुजस्सम तस्वीर देखनी हो, जैसे एक ज़माने में हम कहा करते थे, जिस वक़्त सोवियत यूनियन की फ़ौजें अफ़गानिस्तान में आई थी, तो हम कहा करते थे कि अगर आपने अफ़गान या पश्तून किरदार को मुजस्सम देखना है तो इंजीनियर गुलबदीन हिकमत यार को देख लें। उसके अंदर वो तमाम सलाहियतें, तारीफ़ें पाई जाती हैं जो कि एक पश्तून में पाई जाती हैं। इसी तरह, मतलब मैं अगर आसानी से कहूँ कि को अगर आपने मुजस्सम सूरत में देखना हो कि क्या हो सकता है, तो वो बैरिस्टर शहजाद अकबर की सूरत में आप देख सकते हैं। शक्ल से भी, अक्ल से भी, नकल से भी, बातचीत में भी वो बिल्कुल ट्रू कॉपी नहीं बल्कि ओरिजिनली वो रिप्रेजेंट करते हैं पीटीआई की सोच को और पीटीआई की अप्रोच को। तो उनके साथ बुध वाले दिन जो हुआ, मैं तो जैसे हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ओ जी ऐसा होना नहीं चाहिए था, मैं नहीं कहता ऐसा। ठीक हुआ, ठोका, उनको ठोका गया, 2 मरतबा ठोका गया और ठीक ठाक ठोका गया और ऐसे ही उनको ठोका जाना चाहिए था, क्योंकि चेदर कुनीम चेदर रा, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे यूथिये पीटीआई वाले ऐसी ही लिसानी और अमली तशद्दुद को हवा देते रहे हैं, अपने मुखालफिन के साथ वो ऐसा ही सलूक करते रहे हैं। तो उनके साथ
जो ये होना शुरू हुआ है तो ये बहुत माशाल्लाह ठुकाई ठीक ठाक हुई है। इतलात हैं कि उनके नाक की हड्डी भी टूट गई है, जबड़ा भी टूट गया है, लेकिन ज़ुबान सलामत है जिसके ज़रिए वो अपनी वही गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते रहेंगे। नाज़रीन, मैं एक बड़ी सादा सी बात आपको बताता हूँ। हमारे टीवी टॉक शोज़ में मुखालिफ साथ बैठा होता है, एक दूसरे से वो नफरत कर रहे होते हैं और मुनाफिकों की तरह कहते हैं वैसे तो मेरे ये भाई हैं, लेकिन वो भाई कोई भाई नहीं है। जो पाकिस्तान के खिलाफ जुबान दराजी करेगा, जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के बारे में बकवास करेगा, जो पाकिस्तान के तमाम मुसल्लह अफवाज के चीफ फील्ड मार्शल के बारे में जुबान दराजी करेगा, मैं उसको कभी नहीं कहूँगा कि जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ बुरा होया। नहीं, बहुत अच्छा हुआ है। ठोका ठुकाई जो हुई है, और वो मैं उस गोरे को जिसने ये काम किया है उसको मैं सलूट पेश करता हूँ कि उसने एक बार ठुकाई की, 10 मिनट तक ठुकाई करता रहा। वो साहब बेहोश हो गए। शोर के बाद जब उनके घर वाले आए तो वो भाग गया। फिर थोड़ी देर के बाद आया और आके फिर ठुकाई की और उसकी वीडियो भी बनाई और फिर वो गया। इन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया है, यूके पुलिस उसकी इंक्वायरी कर रही है, तो देख लेंगे क्या नतीजा निकलता है। लेकिन इन बदजातों ने, बद कलामों ने इस टुकाई का जिम्मेदार हमारी ISI को करार दिया है। मैं इनको क्या कहूं, बस यही कहूंगा, लख और डैश, बस इनके लिए इतना ही काफ़ी है। इस पर हम बात करेंगे और हम अपने एक मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ और मुहक्किक किस्म के जो तजिया निगार हैं और वो लंदन में ही बैठे हैं, जनाब मुकीम अहमद खान साहब हमारे आज के मेहमान हैं। जनाब मुकीम साहब, वेलकम टू माई शो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। तो जनाब, और हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है एक यंग तजियाकार और सहाफ़ी जनाब वकार असलम साहब ने। वकार असलम साहब, वेलकम टू माई शो। मुकीम साहब, ये ठुकाई धुनाई आपने पढ़ ली होगी, तस्वीरें भी देख ली होंगी। वैसे उस गोरे ने कमाल कर दिया है कि ठुकाई ऐसे की है कि बेहोश कर दिया, फिर दोबारा आया, वो भूल गया था कि यार ये ठुकाई की तो सबूत भी होना चाहिए, तो दोबारा आया, उसने दोबारा ठुकाई की और वीडियो बना के ले गया। जरा आप इस पर बताएं कि ये क्या लगता है आपको? देखिए जी, एक अफसोसनाक वाकया है कि हम अपने गंदे कपड़े चौराहे में धो रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम प्रदेश में आबाद हैं और जहाँ पे हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। नुमाइंदगी इस सेंस में कर रहे होते हैं कि हमारा कोई भी अमल जो है वो मीडिया के जरिए पूरे मुल्क में नशर होता है और फिर वो लेबल हमें या हमारी जान नहीं छोड़ता, जो चीज या स्टिग्मा कोई लग जाता है। अब ये कल PTI ने एक दायरा लंदन में, वहां ये भी मौजूद थे, इन्होंने वहां बड़ी तल्ख गुफ्तगू की और उससे पहले इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बेइंतहा जाती रकीब किस्म के हमले अफवाज पाकिस्तान के सरकर्दा या ब्रास टैग के ऊपर किए, जिस और उसको अच्छी नजर से नहीं देखा गया। ये ठीक है कि आजकल ये सौदा बिक रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, आप किसी को लान तान करें, आप कोई गालम गलोच करें, अखलाक से गिरी हुई बात करें, उस पे लाइक मिलते हैं और ये पर क्लिक पेमेंट ने लोगों को मकबूल होने का और पैसा कमाने का एक नया तरीका बता दिया। और ये मकबूलियत तो इस मकबूलियत को यही कह सकते हैं कि वो बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो लोगों ने इस वक्त लोगों को ये फिक्र नहीं है कि हमारा इमेज क्या जाएगा, हमारे बच्चे देख रहे हैं उनको क्या तासुर मिलेगा, हमारी फैमिलीज जो हमें देख रही हैं वो क्या कहेंगी, या आने वाले वक्त में हमें किस नाम से याद रखा जाएगा। अब इस वक्त वो फिक्र नहीं है। उन्हें ये पता है
अब एक क्लिक एक सेंट, ये हमारी कीमत है और ये हमारी औकात है। तो इसको, इस टारगेट को अचीव करने के लिए लोगों का बस नहीं चल रहा होता कि वो तन के कपड़े फाड़ के कैमरे के सामने खड़े हो जाएं, वो गला फाड़ के माइक के सामने लेट जाएं, वो क्या कर दें कि जी जिसके ऊपर लाइक मिल जाए बस। अब इसके नतीजे में लोग जो है वो कुछ भी करने को तैयार हैं। और फिर ये जो है कि जिनका ताल्लुक कुछ सियासी जमातों से है, उन्होंने यहाँ या तो स्टे दरकार है, तो वो अपने असाइलम की दरखास्तें मजबूत करने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं कि जिसका कोई तल्ख नतीजा निकले और बाद में उनके यहाँ पे ठिकाने का इंतजाम हो जाए। ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है और इसे किसी तरीके में भी पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता। और बहरहाल जैसा आपने बताया, किसी तरह का वाकया हुआ है, मारपीट की रिपोर्ट हुई है और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, अभी तक कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ है, और तो इसके ऊपर मजीद अब कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, लेकिन उन्होंने तो फौरन कह दिया है कि ये 2-3 दिन पहले, क्योंकि DGISI ने इनके बारे में कुछ कहा था, तो उन्होंने फौरन कहा कि ये पाकिस्तान की एजेंसी ने करवाया है। इस पर आपकी क्या टेक है? अब जब तक कोई वाज़ेह नतीजा नहीं आता मैं कुछ नहीं कह सकता। और पुलिस जो है यहाँ की कम से कम वो बायस नहीं होती, और उनसे ये भी तवक्को नहीं की जाती कि किसी वो भारी पलड़े वाली जमात का हिमायती होने का तासुर देंगे या वो किसी प्रेशर में आ जाएंगे। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि दूध तो दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा मुकीम साहब, नवंबर या दिसंबर 2023 में भी शहजाद अकबर ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था कि मुझ पर तेज़ाब फेंका गया है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं निकला और उन्होंने शट अप कॉल दे के तो वो मुकदमा दाखिले दफ्तर कर दिया था। तो आप नहीं समझते कि कुछ ज़ाती अनाद हो सकता है शहजाद अकबर के बारे में, जिस गोरे ने ये इनके साथ किया है? देखिए, मैं गुजारिश कर चुका हूँ, जब तक कोई तहकीकात किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, मैं तो उसका हिस्सा नहीं हूँ, तो मैं कमेंट नहीं की। ओके जी, वकार असलम साहब, जैसे आपने जिक्र किया 2023 में भी उन्होंने ये किया था। DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर उन्होंने शहजाद अकबर का कैटेगोरिकली नाम उस तरह से नहीं लिया था। उन्होंने मतलब तमाम जितने भी लोग, उन्होंने कहा था भौंकते हैं, मतलब पाक अफवाज पर, जब मुल्क मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा था तब भी ये लोग हर्जा सराई से और दुश्नाम तराजी से बाज नहीं आ रहे थे। और मुझे लगता है कि ISPR के साथ इस चीज़ को नत्थी करना या ISI के साथ नत्थी करना तो बिल्कुल ये हथकंडा है कि वहाँ की जो UK गवर्नमेंट है उसको आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे बहुत खतरात लाहक हैं, तो आपका जो स्टे है उसको प्रोलॉन्ग कर दिया जाए। लेकिन वहाँ के इदारे बड़ा टाइम लेते हैं तहकीकात करने में, मतलब आनन फानन चीज़ें नहीं होती। मुकीम साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि मतलब अभी प्रीजुडिस मैटर है और मतलब इस पर तहकीकात होंगी, और ना वो PTI की फेवर करेंगे और ना किसी दूसरे फ़र्द की करेंगे। तो ISI के साथ इसको जोड़ना तो बिल्कुल बेबुनियाद और मतलब मुझे लगता है कि मन घड़त और फैब्रिकेशन की इंतहा है। मतलब जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए ना शुरू में कि यूथियों का बस नहीं चलता, उनकी दुम पे इतना पैर आया हुआ है कि उनको हर चीज़ के जिम्मेदार वो ISI को करार देती हैं। और मतलब हमारे इदारों के खिलाफ जो हो जाएं और मुश्किल तरीन हालात में हो जाएं, जब आपकी अफ़गानिस्तान से वॉर चल रही थी, अफ़गानिस्तान के जो उन्होंने ताबड़तोड़ हरकतें करने की कोशिश की, उसका आप गला घोंट रहे थे, उस वक्त ये तहरीके हल्फशार जो है उसके लोग जो हैं वो मतलब मलाइन करने की इंतहा होती है किसी चीज़ की, कि आप एक मामूली सा आप पर हमला हो गया और आपने मतलब उस हमले के बाद ये गुफ्तगू करते भी साहब नजर आए, और इतलात शुरू में ये थी कि इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबड़ा टूट गया है, नाक की हड्डी टूट गई है, बड़े सवेर जख्म आए हैं। लेकिन मुझे लगता है वो गोरा भी, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से बिल्ली थैले से बाहर आई है और उन्होंने ISI पर इल्ज़ामात लगाने शुरू किए हैं, मुझे लगता है वो गोरा भी शायद उन्होंने हायर किया हो अपने पर ये 2-4 मुक्के खाकर और अपनी स्टे को प्रोलॉन्ग करने के लिए, एक अपने आप को विक्टिम शो करने के लिए।
और अपने असाइलम को के क्लेम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसा किया गया हो। नहीं, लेकिन वो तो बरतानिया के शहरी हैं, बरतानिया की शहरी हैं तो शहरी है वहाँ का जी, शहरी हैं, लेकिन उसके बावजूद एक मकसद उनका ये था ना कि जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है उस पर आप आलमी दुनिया में आप उसका नाम परागंदा करने की कोशिश करें। अच्छा मुकीम साहब, तो ये गलत इक़दाम जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हमारे जो वजीर दाखिला हैं, इन्होंने बाकायदा 2 अफराद की हवालगी के लिए बरतानिया को दरख्वास्त दी थी, जिनमें शहजाद अकबर साहब भी शामिल थे। इतलात ये है कि वो दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हो गई है। आपकी क्या इस बारे में मालूमात है? देखिए, इसके एक तो पहलू मैं रिपीट कर सकता हूं मैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। ओके। के तबादले का कोई मुआहदा पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान अभी तक साइन नहीं हुआ है। ओके। दूसरा, जिन ममालिक में ये जनरल रूल है कि जिन ममालिक में सजाए मौत होती है, बरतानिया वहां पर कैदी नहीं देता। अच्छा। ठीक ये है कि जिसके पास जिसने असाइलम अप्लाई किया हुआ हो या असाइलम मिला हुआ हो बरतानिया में, उसको भी उसके आबाई मुल्क नहीं भेजा जाता। ओके। दूसरा, ब्रिटिश सिटीजन हो तो उसको भी डिपोर्ट नहीं किया जाता अनलेस उसने कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई में हिस्सा ले लिया हो या कोई मुल्क की सलामती के खिलाफ कोई उसका एक्शन हो। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं एक मिसाल आपकी खिदमत में पेश कर दूं। वो एक साहब हैं बानी MQM, उन्होंने भी यहाँ असाइलम लिया था और जिस वक्त वो आए थे मेरा ख्याल है उनके ऊपर 70 के करीब मुकदमात थे, जिसमें कत्ल और इक़दाम कत्ल के भी मौजूद थे जी। बाद में उनको फास्ट ट्रैक करके ब्रिटिश नेशनलिटी दे दी गई थी और उन्होंने बड़े फख्र से ब्रिटिश पासपोर्ट यूं उठा के मीडिया में दिखाया था कि जनाब हेलो, हम सरकारी मेहमान हुए। अब उनको पाकिस्तान वापस नहीं ले सका था, मिसाल है ये। और तो ये थोड़ा सा अभी तक दुश्वार गुजार रास्ता है पाकिस्तान के लिए। दूसरा एक मसला और है जो इससे रिलेटेड है। 4 मेरा ख्याल है पाकिस्तानी हैं कि जो जिनसी जराइम में मुलविस थे यहाँ पे बरतानिया में। ओके। उनके पास डुअल नेशनलिटीज थी, ब्रिटिश नेशनलिटीज अभी भी उनके पास हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी नेशनलिटीज सरेंडर कर दी थी। अच्छा। बरतानिया ये चाहता है कि उन 4 को उठा के पाकिस्तान किया जाए। अब पाकिस्तान उनको लेने की पोजीशन में नहीं है कानूनी तौर पे, या रास्ता नहीं कोई निकल रहा। ओके। और ऐसा कोई फैसला जो है बरतानिया के अदालतों में चैलेंज हो तो बरतानिया की हुकूमत के लिए मसला बन जाता है। पाकिस्तान ने इनका और उनका तबादला करने की रिक्वेस्ट की थी मेरी इत्तला के मुताबिक, तो वो अभी तक किसी किनारे नहीं लग रहा। ओके, यानी वो 4 लेना और वो जो 2 हाँ जी, वो जो 4 हैं वो बरतानिया से उनको पाकिस्तान भेजना चाहता है। ओके। ये 2 हैं पाकिस्तान मांग रहा है। तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल है। और इसी तरह ये मैं कानूनी पोजीशन बता रहा हूँ इसका, पाकिस्तान से और बाकी चीजों से भी किसी हद तक है। इसी तरह आप सुन रहे होंगे कि 2 बहुत बड़े इंडियन टाइकून हैं जो भाग के यहाँ पर बरतानिया में क़याम पज़ीर हैं, जिसमें से मशहूर किंगफिशर का मालिक है विजय माल्या, और एक उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब वो टॉप रैंकिंग टाइकून्स थे जो वहां पे अरबों डॉलर का बैंकों से कर्जा लेके वो भाग के यहाँ आ गए। और वो बरतानिया में है, वो इंडिया मांग रहा है, पता नहीं कितने साल हो गए हैं, वो अभी तक उनकी डिपोर्टेशन नहीं हो सकी। मतलब क्योंकि अदालतें आजाद हैं, हुकूमत जबरदस्ती किसी को भेज नहीं सकती।
ये पाकिस्तान नहीं है कि आप एमएल काउंसिल को उठाएं और अमेरिका के हवाले कर दें, ये फर्क है जी। ओके, अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। ये जो तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान की एक तहरीक थी, 4 दिन पहले 3 दिन पहले उनका एलामिया जो आया, अचक ज़ई साहब ने बड़ी खूबसूरत तकरीर की, पौने घंटे की, और उसका लुब-ए-लबाब ये था कि उन्होंने दावत दी कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। उसके जवाब में फौरी तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने पुराने मौक़िफ़ को रीट्रीट किया, बयान किया कि मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन फिर हमने फ़ौरन देखा कि अगले दिन ही अलीमा बाजी ने आकर जो पैगाम दिया वो ये था कि जो मुज़ाकरात की बात करता है वो इमरान खान का उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप ये कोई चौथी मरतबा या तीसरी मरतबा मुज़ाकरात की बात हमें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मुकीम साहब, इस पर आपका टेक मैं चाहूँगा कि क्या है। अच्छा मुकीम साहब, हम ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक। जी मुकीम साहब, मुज़ाकरात के हवाले से आपका जी। हाँ पाशा साहब, ये मुज़ाकरात के हवाले से एक अजीब गुनोगुन की कैफियत है। माफ कीजिएगा कि ये जो पीटीआई का स्टांस है ये समझ से बालातर है। पहले ये कहा जा रहा था कि हम मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, जेल में मुलाकात के बाद सूरत हाल तब्दील हो जाती है। लेकिन इसका भी कोई ना कोई पहलू है ऐसा कि जो शायद हमारी नजरों से उजल है, और या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान ये नहीं चाहते कि पीटीआई के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात हों। ओके। या उनकी सोच ये है कि जो भी हो, कामयाबी नाकामी, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के पल्ले पड़ जाए। ओके। या अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो उनके लिए किसी को ब्लेम करना आसान हो जाएगा। अब वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश की, पीटीआई ने इनकार कर दिया। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान ने मशरूत आमादगी जाहिर की है। अब ये जो इजलास था उसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास थे, बीएनपी के मैंगल के साजिद तरीन, पीटीआई के असद कैसर, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और अपोजिशन इत्तेहाद के तर्जुमान अखूनज़ादा हुसैन यूसुफ ज़ई शामिल थे। उन्होंने जो बयानिया जारी किया है कि जी कानून, पार्लिमान कानून की बालादस्ती और इंसानी हकूक की पासदारी पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, आईनी और जमहूरी इक़्तिदार की मजबूती के लिए मुज़ाकरात करेंगे। फिर कि जी वो अपोजिशन शफाफ इंतखाबात और मुत्तफ़िक़ा इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए मुज़ाकरात करेगी। बड़ी अच्छी बात है, मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन और फिर ये कहा कि जी ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर को मैं कोट कर रहा हूँ कि महमूद अचक से ये कह चुके हैं कि अगर हुकूमत को इमरान खान की कोई गारंटी चाहिए तो वो लिखवा के ले आएंगे। अब पता नहीं वो इस काबिल होंगे कि वो लिखवा के ले आएंगे और वाकई वो लिख देंगे, और लिखने के बाद वो उससे नहीं मुकरेंगे, इसकी क्या गारंटी है? मुकरने के तो आदी हैं बस। इसे अब प्रॉब्लम तो यही है। देखिए, ये नहीं कि मैं किसी की जात को टारगेट कर रहा हूँ या मैं कोई उनका मुखालिफ हूँ, मैं तो एक बिल्कुल गैर जानिबदार बात कर रहा हूँ कि वो सारा मसला यही है कि कोई आदमी उनकी छोटी गारंटी देने को तैयार नहीं हो रहा, उनके साबका रिकॉर्ड को देखते हुए। तो अगर तो ये मुज़ाकरात हो तो ठीक है, लेकिन मसला ये है कि अब ये इन्होंने भी अपोजिशन शफाफ इंतखाबात की बात का जिक्र आ गया इसमें, और एक दिन कबल
सूबा सिंध के दौरे के दौरान JUI के मौलाना फजल रहमान ने भी शफाफ इंतखाबात की और नए इंतखाबात की बात कर दी है। तो ये तो हुकूमत के पैरों के नीचे बारूदी सुरंग बिछाने वाली बात हुई, वो इसे कब एक्सेप्ट करेंगे पहले। फिर उसकी टाइमिंग पे इन्होंने लड़ना, क्योंकि हुकूमत क्यों छोड़ेंगे वो इनके लिए कि जिस वक्त अपोजिशन इस पोजीशन में नहीं है कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल सके। अब प्रेशर आपको पता है या तो स्टेट पावर का होता है या तारीखी तौर पे हमारे यहाँ की आलमी ताकतों का असर रसूख होता है। इस वक्त वो भी नजर नहीं आ रहा। जो स्टेट पावर को बेदरेग इस्तेमाल किया PTI ने, बिलाशुबा उनके पास स्टेट पावर थी, ये मेरी जाती राय है कि वो खबरों को इतना को दौड़ाया इन्होंने कि उनकी सांस थक गई है वो। देखिए एक लिमिट है। अब सियासी वर्कर या आम शहरी जो है वो कोई ट्रेंड कमांडो नहीं होता, और हम वो कमांडो होने की तवक्को कम से कम मैं नहीं रखता। लोग अजीब अजीब तवक्कुआत रखते हैं कि वो इतने वोटर थे और इतने सपोर्टर थे तो क्या कर लिया। तो मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि वो लोग कोई मनफी रास्ता इख्तियार कर लें या वो जलाओ घिराव की सियासत को फरोग दे रहे हैं। तो मैं ना तो ऐसी तवक्को रखता हूं और ना मैं कभी ये चाहूंगा कि सियासी वर्करों को सियासी टारगेट्स के अचीव के लिए ईंधन बनाया जाए। अब देखिए ना, 10,000 से ज्यादा लोग उनके जेलों में हैं, 40,000 से ज्यादा लोगों के ऊपर पर्चे हैं, 30,000 से ज्यादा लोग मफरूर हैं। तो उसके बाद क्या रह जाता है? देखिए हर पार्टी में कोई वो अकाब जो है वो चंद ही होते हैं, बाकी फाख्ताएं होती हैं। ये सियासी जमात है, ये कोई लिबरेशन फोर्स नहीं होती। तो इससे ये तवक्को रख लेना कि जी वो 7-8 लाख की आर्मी से भी लड़ लेंगे, वो जेल का फाटक तोड़ के इमरान खान को भी बाहर ले आएंगे और तख्त पे भी बिठा देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में भी कहीं ऐसा नहीं हुआ कि अपने मुल्क की फौज से लड़के आपने जनाब हुकूमत ली हो, और पाकिस्तान में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा हुआ नहीं है। तो अजीब सोचें रखना और यानी ऐसी तवक्कुआत वाबस्ता करना कि जो आपके बस में नहीं है या आपकी पहुंच से बाहर है, ये इसे खुशफहमी कह सकते हैं या गलतफहमी कह सकते हैं। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि मुज़ाकरात तभी कामयाब होंगे कि जिस वक्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद उसे हासिल होगी। लेकिन कल की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद की वो जो स्टेटमेंट है वो ये जाहिर करती है कि मुज़ाकरात की कोई अच्छी सूरत नजर नहीं आ रही और PTI के लिए रागी चैन नहीं दिख रहा है। जी ओके जी। वकार असलम साहब जी, मुकीम साहब ने बड़ी यानी मुकीम साहब की तरफ से तो ना हो गई है, उन्होंने कहा साढ़े वालों तो ना आ जाए। अब आप क्या कहते हैं? जी पार साहब, जैसे शहबाज शरीफ ने भी अब एक गुड जेस्टर दिया था महमूद अचकज़ई की तकरीर के बाद, गो के तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम पर उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की तकारीर की और एंड पे मुज़ाकरात का चूरन बेचना शुरू कर दिया। और अगले दिन वलीमा बाजी ने सारा प्लान मतलब सत्यानाश कर दिया, जो थोड़ी मतलब बर्फ़ पिघलना शुरू हुई थी उसका उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बाद मैं मुकीम साहब की इस बात से थोड़ा डिसएग्री करूँगा कि जब स्ट्रीट पावर होती है ना जिस जमात के पास, वो कुछ कर रही होती है लेकिन उसको कोई स्ट्रेटजाइज करने वाला होना चाहिए, उसको कोई लीड करने वाला होना चाहिए। PTI में तो लीडर ही उनका कोई अपना नहीं है। बैरिस्टर गौहर जो है वो सारी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी में रहे हैं और अब आके वो चेयरमैन PTI हैं। तो और उसके अलावा अलीमा ग्रुप और दूसरे जो ग्रुप्स हैं वो आपस में मतलब उनकी एक स्टेटमेंट मैच नहीं कर रही होती, तो उन्होंने क्या लीड करना है। और अवाम भी इस चीज़ को समझ चुकी है कि मतलब स्ट्रीट पावर ठीक है, वो इमरान खान को पसंद करते होंगे, लेकिन वो देखते हैं कि जब कोई लीडर ही नहीं, जब कोई कॉज के लिए खड़ा होने वाला ही नहीं है, तो फिर उन्होंने क्यों डंडे खाने हैं, उन्होंने क्यों जेलों में जाके बंद होना है।
तो स्ट्रीट मुकीम साहब ने भी यही कहा है, हाँ जी, कि जो फॉलोअर होते हैं, जो वोटर होते हैं, जो सपोर्टर होते हैं, वो कमांडो तो नहीं हाँ है जी, ना? उनको लिबरेशन फोर्स की तरह तो ना ट्रीट करें, मैन्यूवर कर रहे हैं आप अपने तरीके से, तो चीज़ें ख़राब होंगी। इमरान खान का पता है कि ख्याल था कि जब वो ज़मान पार्क में गिरफ्तारी से पहले मुकीम थे, तो उनका ख्याल था कि मतलब मुल्क डिफ़ॉल्ट करने लगा है, श्रीलंका बनने लगा है, और इमरान खान का चेहरा है जो मुल्क को बचा सकता है। तो मुल्क तो इस वक्त $700 मिलियन जो है वो आपको वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दे दी है। उसके अलावा नवंबर में आपका सरप्लस $100 मिलियन था, और जो कि जुलाई से लेके अक्टूबर तक थोड़ी चीज़ें ख़राब हुई थी, लेकिन उसको भी बड़ी तेज़ी से बर्क रफ्तारी से गवर्नमेंट ने केटर किया है। आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 1,30,000 पॉइंट्स की बुलंदी को छू चुकी है। आपकी पूरी लिस्ट बयान कर देंगे जी, लेकिन हैविंग सेड आपकी सारी बातें ये दुरुस्त होंगी, लेकिन अमलन सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने मईशत में गिरावट को रोक लिया है, लेकिन मईशत अभी तक संभल नहीं पाई। मईशत संभल, लेकिन उसका हल इमरान खान नहीं है ना। मतलब अगर स्लो एंड स्टडी चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह IMF के साथ मुआहदात बेहतर हुए, IMF ने इस्लाहात का कहा आपको, उसी तरह स्टेट बैंक ने भी एक 11% पे एक चीज़ को बांध दिया है, ताकि इन्फ्लेशन का जो मतलब वो झुकाव बढ़ा था, जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, जो अफरात ज़र की बुलंदी थी, उसको थोड़ी देर के लिए रोका जा सके। और मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ ने तो मैसेज दिया है, और शहबाज शरीफ का मैसेज हमेशा बड़ा स्ट्रेटेजिक होता है। मैं मुकीम साहब की इस बात से डिसएग्री करता हूं कि ये मुज़ाकरात की तरफ कोई चीज़ें नहीं जा रही, एक दाग बेल डाली जाती है चीज़ों की। मतलब आप कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद अब वो डायरेक्टली तो नहीं कह सकते कि हम जिनके बारे में उन्होंने इतनी शदीद और सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की हो, उनके बारे में अब वो अचानक से तो नहीं कह सकते ठीक है हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और वो मुज़ाकरात के लिए प्रॉपर फॉरम भी नहीं है। मतलब उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि हम सियासत से कोई ताल्लुक रखते हैं। वो रखते हैं या नहीं रखते, ये हर किसी की राय हो सकती है कि उनकी क्या मुदाखलत रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है मुज़ाकरात के लिए नवीद सुना दी शहबाज शरीफ ने, और अगर अनीमा खान कोई मज़ीद केओस क्रिएट ना करें और प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को डील करने दिया जाए, तो मुज़ाकरात कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और इमरान खान साहब, हमारे दोनों माहिरीन की राय सुनी मुज़ाकरात के बारे में। मैं अपना ओपिनियन दे के फिर अगले मौजू की तरफ जाऊंगा। शहबाज शरीफ साहब 2018 से जब वो अपोजिशन लीडर थे, इमरान खान PTI को मुज़ाकरात की दावत दे रहे थे। ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली उन्होंने दावत दी थी, जिसको बुरे तरीके से इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म झटक दिया था। फिर जब इमरान खान साहब अपोजिशन में चले गए, फिर शहबाज शरीफ साहब ने दावत दी, उनको फिर झटक दिया इमरान खान साहब ने। फिर 2024 के इंतखाबात हुए तो आसिफ अली जरदारी ने ओपनली कहा इमरान खान साहब को कि आइए हम आपकी सपोर्ट करते हैं, आप हुकूमत बनाएं, तो उन्होंने उसको भी बुरे तरीके से झटक दिया। आज तक इमरान खान साहब अपने उस मौक़िफ़ से नहीं हटे कि ये सब चोर है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, वो उसी पर कायम है। तो मुकीम साहब की बात को मैं इंडोर्स करता हूँ कि मुज़ाकरात कोई नहीं होने। इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ बदलना नहीं है, वो बड़ी डिठाई से अपने मौक़िफ़ पर जमे हुए हैं, और उनका मौक़िफ़ जो है चाहे उनकी पार्टी को तबाह कर दे, लेकिन उनका कल्ट जो है वो दिन ब दिन मजबूत होता चला जा रहा है। नहीं, अब वो मैं नहीं छोड़ूंगा से मुझे छोड़ दो तक आ गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत पी काट ली इमरान खान ने, और इमरान खान का मौक़िफ़ जो है वो वाज़े तौर पर तो नहीं बदलेगा। मतलब बाहर आकर आपको पता है शेर अफजल मरवत ये बताते थे कि हमें खान कुछ लिख के देता था, और दूसरा कोई लीडर जो खान से मिला भी नहीं होता था वो उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी कर देता था। तो ये तो कैलिबर है मतलब लीडरान की सिंसेरिटी का, कि वो इमरान खान का जो थॉरो मैसेज है वो बाहर पहुंचाना ही नहीं चाहते, और वो अगर पहुंचा देंगे तो फिर उनकी सियासत ख़त्म है। और फिर मुझे लगता है कि PTI के जो लीडर्स हैं ना, उनका सबसे बड़ा रोल है इमरान खान को अंदर रखने में। और ये जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मतलब एक इकट्ठ हुआ है मुख्तलिफ जमातों का, ये मुझे लगता है कोई सैर हासिल नताइज हासिल कर सकेगा। मुकीम साहब, ये
वकार असलम साहब ने भी बात कही कि जनाब वो लिस्ट पूरी पढ़ने लगे थे जो हुकूमत बयान करती है कि वो मईशत बड़ी दौड़ रही है और वो दूध शहद की नहरें जो हैं वो बहनी शुरू हो गई हैं, इब्तदा हो गई है, बस थोड़ी देर के बाद जो है वो फुल स्विंग में बहेंगी। लेकिन सरमायाकारों के एतमाद की ये हालत है कि PIA की निजकारी का जो पहले हुआ अशर और अब जो हुआ उसमें 8 लोकल सरमायाकार आए, जिनमें से 5 शॉर्टलिस्ट हुए, 2 उसमें से भी भाग गए, तो 3 ने फिर बिड में हिस्सा लिया। तो सरमायाकार जो है वो तो आपको तस्लीम ही नहीं कर रहे, उनका एतमाद ही नहीं है आप पर। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जो है वो कायम है, उसको ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की, और वो जम गई है और वो मईशत ठीक कर गई है और हो रही है? क्या कहेंगे आप? देखिए, अब ये जहां आपने PIA की प्राइवेटाइजेशन की बात की, इसके कई पहलू हैं जो डिस्कस हो रहे हैं, और ऐसी कोई चीज यानी कि जो आपकी नजरों से ओझल हो। सिर्फ मैं रिमाइंड ही करा सकता हूं कि बैरूनी सरमायाकार कोई नहीं था जिसने बिड में हिस्सा लिया हो जी। लेकिन दूसरी तरफ इस चीज को खुशाइन समझा जा रहा है कि हमारे मकामी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ और उन्होंने बिडिंग में हिस्सा लिया। तीसरा एंगल उसका यह है कि यह समझा जा रहा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश है जिसके नतीजे में ये कंसोर्टियम इकट्ठे होकर बिडिंग के लिए आए। बहरहाल जो भी हुआ, किसी हद तक ये किनारे लग जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि ये कितने तकरीबन 2 अशरों से PIA को प्राइवेटाइज करने की बातें चल रही हैं, और इस जैसे अभी कई सफेद हाथी हैं कि जिनको प्राइवेटाइज करना जरूरी है, और जो 200 से ज्यादा इदारे हैं कि जो लिस्ट पर हैं, गर्दिश में हैं, बातें होती रहती हैं, नतीजा कोई नहीं निकलता। कभी यूनियंस आके शोर मचा देती हैं, कभी कोई स्कैंडल खड़ा हो जाता है, कभी वो रेकॉर्ड एक्ट जैसा कोई केस सामने आ जाता है, और कभी जो है हुकूमती पॉलिसीज जो हैं वो सरमायाकारों को बदल कर देती हैं। अब जो सवालात उठाए जा रहे हैं कि जी इसकी वैल्यू इतनी थी, इसकी बिडिंग इतनी हुई, PIA के असासे इससे ज्यादा थे या नहीं थे। अब ये सब मेरा सवाल ये है, हम प्राइवेटाइजेशन की बात मौजू नहीं है, हमारा मौजू ये है कि मईशत को आप समझते हैं कि मतलब वाकई खड़ी हो गई है और सरमायादारों का एतमाद बहाल हो गया। ये निजकारी जो हुई है इसमें फॉरेनर कोई आया ही नहीं है। बात तो आपने मुकम्मल कर दी। जब वो आप जो बैरोमीटर है वो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जी, कि तक वो मुल्क में ना आए उस वक्त तक ये समझा जाता है कि हमारी मईशत के ऊपर बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल नहीं हुआ। लेकिन अब वो सारी चीजें आपके सामने हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं बैरूनी सरमायाकारी को, वो दस्तयाब नहीं है। अव्वल अमन अमान है, दूसरे पॉलिसीज है, तीसरे कंटिन्यूटी है, चौथे गवर्नेंस है, और फिफ्थ इज कि वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बेहतर हो। आपने पूरे वर्ल्ड से कंपीट करना होता है सरमायाकार को अपने मुल्क में लाने के लिए। उसको बाकायदा वो जैसे वो परिंदों का शिकार किया जाता, गलत मिसाल है, लेकिन बात यही है कि उसको वो दाना आप चुगने का मौका देंगे तो वो आएगा। ठीक ठीक। पास वो आसमान छोड़ के आपके बागीचे में आके क्यों रुकेगा, ये सोचने वाली बात है। ओके जी, वकार असलम साहब 2 मिनट है आपके पास, कंक्लूड कीजिए। मैशत के वाले से पूछ रहे हैं।
मैशियत मुझे लग रहा है दुरुस्त सम जा रही है। ऑस्टेरिटी ड्राइव की इस वक्त ज़रूरत है, जिस तरह शहबाज शरीफ ने पीडीएम पार्ट 1 में ये शुरू की थी ना। इंपोर्ट्स आपकी फिर 80% को जा पहुंची थी, जिसकी वजह से आप 733 मिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट पे चले गए थे। उसके बाद चीज़ें बेहतर होनी शुरू हुई, और सबसे जो बिल्कुल कैटलिस्ट का रोल प्ले करती है ना, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है। और एफडीआई जब तक आपकी बेहतर नहीं होगी, आपकी मामलात जो हैं वो ख़राब रहेंगे। मतलब ये मसनूई सी चीज़ है ना कि मतलब एक आपने कंसोर्टियम को इकट्ठा किया, उसने आपका वो पीआईए ख़रीद लिया जो कि इतने खसारे में जा रहा था। दूसरा फिर बोइंग के हवाले से बात की जाती है कि पाकिस्तान के पास 8 बोइंग तैयारे थे, जबकि उनकी मालियत बनती है एक ही 80 अरब रुपए मतलब मालियत कीमत है। तो मुझे लगता है कि वो उनमें से, जबकि हकाइक ये हैं कि उनमें से कई जो हैं वो लीज पे थे, कई के इंजन नकारा हो चुके थे, और मतलब बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं ना तौबाला होके रह गया था पीआईए। इन सफ़ेद हाथियों को, इस तरह के जो इदारे हैं, इनकी नचकारी मतलब कई साल से हम सुन रहे थे कि पीआईए की नचकारी होगी कि नहीं होगी। फिर उसके बाद जो इमरान खान के दौर में स्कैंडल आया कि पीआईए के जितने लोग थे, जितने पायलट थे, 30% जो थे उनके फेक लाइसेंस थे, उनकी ट्रेनिंग नहीं थी। मतलब नकारा तरीन आपने अपने मुल्क को बदनाम किया इस पीआईए के थ्रू। तो अगर अब वो बिक गई है तो वो बेहतर हमें हो शुक्र गया, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। शुक्र कहना चाहिए। जनाब लेकिन वकार वो बिकती फॉरेन जगहों पर तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रह सकता था, पर जो हुआ वो बेहतर हो गया, और मुझे लगता है कि आगे बेहतरी की उम्मीद करनी चाहिए। जनाब वकार असलम साहब, जनाब मुकीम अहमद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे नाजरीन को अपने ख्यालात आलिया से मुस्तफ़ीद फरमाया। नाजरीन, अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।